नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हम डेली बेसिस पे करते हैं DT+V का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो PGT ज्योग्राफी का है, जिसका पेपर 11/7/2021 को हुआ था। तो चलिए आइए देखते हैं हम इस वीडियो में टीचिंग मेथोडोलॉजी के प्रश्न को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए स्टेटमेंट लाइक ही इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम लाइक अ एक्सपर्ट, she is singing very well like Lata Mangeshkar, represents which a very flowing way that is used to strengthen the imitation performed by a child. Vicarious reinforcement satisfy consequence providing direct praise or incentives readiness. देखो, वैकेरियस रेनफोर्समेंट मतलब क्या होता है कि अगर बच्चा क्या कर रहा है, अनुकरण करके सीख रहा है। जैसे आपकी क्लास में एक बच्चा है A+ ग्रेड लाया, तो दूसरा बच्चा जो उसका जो होता है जूनियर, वो देखता है कि भाई हमारे सीनियर ये जो है A+ ग्रेड लाएँ, तो हम भी क्या करेंगे, अगली बार A+ ग्रेड लाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। तो वो क्या होता है, वैकेरियस रेनफोर्समेंट में आता है। मतलब उसको क्या कर रहा है कि रेनफोर्समेंट मिल रहा है किसी आगे वाले से। ठीक है, इसमें लेकिन क्या है, इसमें कहा गया कि एक विशेषज्ञ की तरह समस्याओं का हल कर रहा है। वो लता मंगेशकर की तरह गा रही है, तो मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट उसको प्रेज कर रहे हैं कि बहुत अच्छा गा रही है। ठीक है, इनाम प्रदान किया जा रहा है। तो मतलब तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर इसमें होगा, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट प्रेज, प्रत्यक्ष प्रशंसा देना और इनाम प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाउ कैन यू एज अ टीचर encourage discovery learning in the classroom? Your basic mode of interaction with the students should be questioning using both convergent or divergent questions. You should encourage student interaction more than the student teacher interaction. अब देखो, एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में खोजपूर्ण अधिगम को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। छात्रों के बीच परस्पर क्रिया करने का आपका मूल तरीका अभिसारी और अपसारी दोनों प्रकार के प्रश्नों का उपयोग करते हुए प्रश्न पूछना। आप देखो, इसमें क्या है ना, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग। मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछना जिससे ओपन एंडेड भी हो, मतलब बहुत सारे वो बच्चा सोच सके। ठीक है, कन्वर्जेंट भी हो, तो ऐसा है। तो ये हमारा तो सही है। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चा अपने मतलब जो उसका जो दिमाग है वो क्या करेगा, सोचेगा, तब वो आंसर देगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा जो स्टेटमेंट 1 है ये तो राइट है। फिर उसके बाद है, आपको छात्र शिक्षक परस्पर क्रिया से ज़्यादा छात्र छात्र पर परस्पर क्रिया में प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी सही है। देखो, जैसे हम क्या कर रहे हैं ना कि अगर दो छात्र आपस में इंटरेक्शन करके कुछ नया आइडियाज़ ला रहे हैं, तो हमें उसका प्रोत्साहन करना चाहिए कि अगर छात्र में ज़्यादा करके इंटरेक्शन हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बोथ राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें हम मयंती कक्षा 4 में पढ़ रही हैं। वो कक्षा के पाठों का पालन करने में सक्षम है, लेकिन जब मौखिक परीक्षा में शिक्षिका उससे प्रश्न पूछती हैं तो वह उत्तर नहीं दे पाती। ऐसी स्थिति में एक शिक्षिका उसके अधिगम का आकलन किस प्रकार कर सकती हैं। देखो, एक मयंती नाम की एक लड़की है। ठीक है, वो कक्षा 4 में पढ़ रही है। किस में पढ़ रही है, 4 में पढ़ रही हैं। अब वो कक्षा में क्या कर रही है, जब उससे पूछा जाता है, मौखिक ओरली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाती है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षिका क्या करे, उसका अधिगम का आकलन कैसे करेगी। तो ऐसे में क्या होगा, क्षतिपूर्ति छोड़ देना तो नहीं होगा, परिवर्तन करना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसे ओरली पूछ रहे हैं, मौखिक रूप से पूछ रहे हैं, तो हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अगर वो नहीं बता पा रहे, उसे रिटन फॉर्म में ले सकते हैं कि लिख के दिखाओ। ठीक है, तो हम परिवर्तन, इसमें हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन से बच्चे शिक्षा प्रणाली से बहिष्कृत होने के जोखिम में है। तो शिक्षा प्रणाली से कौन से बच्चे जो हो बहिष्कृत होने के जोखिम, मतलब बाहर निकलने के जोखिम में है। विकलांग वाले बच्चे, वंचित वातावरण से आए बच्चे, बालिकाएं, ये तीनों। ठीक है, ये तीनों हमारे
बहिष्कृत होने वाले जोखिम मतलब जोखिम में हैं ये तीनों बच्चे विकलांग। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट हो जाएगा 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के संदर्भ में व्यक्तित्व को माना है? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व को किसने माना है? कार्ल जंग ने ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कोलाज मेकिंग? देखो कोलाज निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो कोलाज निर्माण क्या होता है कि जब छोटे बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग जैसे पेपरों में से फ़ोटो काट कर क्या करते हैं, कुछ मतलब बनाते हैं, या रंग बिरंग के कागज़ को काट के कुछ नया उसका निर्माण करते हैं, तो उसी को बोलते हैं कोलाज मेकिंग। तो इसमें क्या है कि सामूहिक कार्य को बढ़ावा दिया जा सकता है कोलाज मेकिंग से, बिल्कुल सही है, ठीक है, बढ़ावा दिया जा सकता है। ऐसी गतिविधियों से बच्चों में रचनात्मक कौशल का कम हो जाता है, कम नहीं होता, ज़्यादा ही होगा, ठीक है, क्रिएटिविटी। यह बच्चों द्वारा काटने और तथा चिपकाने के माध्यम से, जैसे मतलब बच्चा क्या कर रहा है कि कागज़ काट कर चिपका रहा है, गत्यात्मक कौशल को विकसित करने में मदद करता है। गत्यात्मक कौशल मतलब क्या, यहाँ पे हम देखते हैं इंग्लिश वर्ड में गत्यात्मक कौशल मतलब क्या होता है। यहाँ पे मोटर स्किल, तो मोटर स्किल मतलब क्या होता है कि बच्चों के जैसे हाथ पाँव, उसमें मोटर स्किल जो उसका फाइन मोटर स्किल होता है, जैसे उसको हाथ से अगर वो लिख रहा है तो उसकी जो राइटिंग बनने लगती है, ठीक है, अगर वो कुछ चिपका रहा है तो उसका मोटर स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, तो हाँ हो रहा है इससे, ठीक है। यह उन बच्चों में रुचि विकसित करता है जो प्रभावी रूप से चित्रकारी नहीं कर पा सकते तथा हतोत्साहित हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चित्रकारी नहीं कर पाते, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें वो ये रुचि पैदा कर सकता है। अलग अलग फ़ोटो चिपका दिया, वो फ़ोटो काट के चाहे कागज़ काट के चिपका रहे हैं, तो उससे क्या है कि तितली बना दे रहे हैं, कुछ अलग बना दे रहे हैं, तो वैसे क्या होगा कि उनका पेंटिंग भी हो जा रहा है, तो ये क्या होगा, इंटरेस्ट पैदा कर रहा है। तो ये भी सही है हमारा, ठीक है, इसमें सभी सही है, लेकिन जो 2 है हमारा वो गलत है। लेकिन आपसे इसमें पूछा गया है कौन सा इसमें सही नहीं है, तो 2 सही नहीं है, ठीक है। 2 जो सही नहीं है वही हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि पूछा गया हो क्वेश्चन में कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो, थिएटर नाटक प्रदर्शन भी निम्नलिखित में से किस पर आधारित होते हैं? थिएटर सामाजिक आयोजनों के उन्मूलन, प्रसिद्ध हस्तियों की कहानियाँ। इंग्लिश में देखते हैं एक बार। थिएटर ड्रामा परफॉर्मेंस आर बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फ्लोइंग? इरेडिकेशन ऑफ सोशल इवेंट, स्टोरीज ऑफ फेमस पर्सनालिटीज। अब देखो, सोशल स्टोरीज होती है लेकिन इरेडिकेशन ऑफ नहीं होता इसमें, मतलब हम सामाजिक आयोजनों को उन्मूलन करते हैं नहीं, ठीक है, थिएटर ड्रामा द्वारा। इसमें क्या होता है, ये हमारा किस पे बेस्ड होता है, स्टोरीज और फेमस पर्सनालिटीज़ पे बेस्ड होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन के एक अच्छे संकेत की विशेषता है? यह शिक्षकों को उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। बात सही है। देखो, हम जब क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो इसमें से क्या होता है, हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, किसने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, ठीक है, समझ में आ जाता है। तो हम उसके अनुसार उस बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं। यह अपने मूल्यों की तुलना एक मानक से करने में मदद करता है, ठीक है, ये भी सही है। यह समस्याग्रस्त स्थितियों को पहचान करने में मदद करता है। समस्याग्रस्त मतलब इट हेल्प टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, तो ये भी सही है, ठीक है। जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि बच्चों की प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है, तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 हमारा तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भाषा शिक्षण के तरीके विभिन्न प्रकार के मौजूद सामाजिक, राजनीतिक और तथा मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित हुए हैं। उन कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख है? ठीक है, एक विशेष समय पर समाज की ज़रूरतें, भाषा क्या है इसकी समझ,
बच्चे कैसे सीखते हैं इसकी समझ। देखो भाषा शिक्षण हमें क्या करना है, भाषा को पढ़ाना है बच्चों को, तो इसमें एक विशेष समय पर समाज की ज़रूरत, मतलब समाज को कैसे ज़रूरत है, कौन सी भाषा की ज़रूरत है, उसे हम देखते हैं। ठीक है, भाषा क्या है इसकी समझ, ये भी चाहिए। बच्चों को कैसे सीखते हैं इसकी समझ, तो ये भी होना चाहिए कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो गया हमारा, स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें है कि डैश तथा डैश परस्पर आश्रित कौशल है, जिसमें डैश तथा डैश की प्रक्रियाएं आपस में गुथी हुई है। तो सुनना तथा बोलना परस्पर आश्रित कौशल है, जिसमें विचार और समझ की प्रक्रिया आपस में गुथी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोलना खेलना नहीं होगा, विचार समझ बोलना सुनना खेलना, तो निगेशन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बाल अवस्था पूर्व देखभाल तथा शिक्षा कार्यक्रम के लिए थीम शुरू करने से ठीक पहले एक शिक्षक के मन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न उठता है। अब देखो, बाल अवस्था पूर्व देखभाल तथा शिक्षा कार्यक्रम के लिए थीम, मतलब एक कार्यक्रम है, उसमें क्या करना है, थीम बनाना है। तो उससे पहले शिक्षक के मन में निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न उठते हैं। क्या मैंने गतिविधि क्षेत्र में व्यवस्थित कर लिया है, मतलब जो उसे एक्टिविटी करानी है उसमें क्या व्यवस्थित किया है कि नहीं उसने। क्या मेरी सभी शिक्षण अधिगम सामग्री इस थीम के लिए तैयार है। अब उसने ये जो भी मटेरियल बनाया है, TLM बनाया, तो इसी के लिए है कि नहीं, इसी थीम के लिए, इसको भी वो सोचेगा। मैं अपने बच्चों का निरीक्षण या आकलन कैसे करूं, टीचर उसके बारे में सोचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 2 3 तीनों आंसर, स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा 3 वर्ष की आयु तक बच्चों में हुई संवेदी तथा प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक विकास है। संवेदी तथा ज्ञानात्मक, सेंसरी तथा परसेप्चुअल डेवलपमेंट, दृश्य श्रवण घ्राण तथा गतिज अनुभवों के माध्यम से 5 इंद्रियों का विकास 3 वर्ष की आयु तक के बच्चों में तो हो जाता है। श्रवण वो सुनने भी लगता है, थोड़ा देखने भी लगता है इधर उधर। ठीक है, 3 वर्ष वाले वो पा माँ भी बोलने लगता है। ठीक है, पा पा माँ माँ ये बोलने लगता है। ठीक है, तो बोल भी रहा है, सुन भी रहा है। ठीक है, अपनी सजगता को नियंत्रित तथा समन्वित करना सीखना है, तो ये भी सीख लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हमारा राइट आंसर है, तो इसलिए है ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें यदि हम परिणामों, परिभाषाओं और अनुमानों के नियमों का उपयोग करके यह सिद्ध कर सकते हैं कि 2 सम संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है, तो हम यहाँ किस प्रकार के तर्क का उपयोग कर रहे हैं। जैसे इसमें क्या है, हमने क्या किया, पहले तो नियम लाया। ठीक है, परिभाषा और नियमों को लाया, फिर नियम के द्वारा हमने क्या किया, एग्जाम्पल पर गए। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, तो हमारा डिडक्टिव मेथड है। डिडक्टिव मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं, डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड ये हमारा हो गया स्टेटमेंट 2। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, निगमित तर्क, डिडक्टिव मेथड। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता लिखते समय कविता में प्रयुक्त पंक्तियों की लंबाई भी काव्य लय भावना को बनाए रखने के लिए सावधानी से चुनी जाती है। यह कथन निम्नलिखित में से किस के साथ गणित का संबंध दर्शाता है। विज्ञान, भाई देखो अब इसमें क्या है ना, साहित्य के साथ दर्शाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, 2 राइट आंसर है। विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, ये सब हमारा क्या गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषा के पठन के उपागम है? फोनिक्स, देखो और कहाँ, ठीक है, लुक्स एंड से। देखो यहाँ पे फोनिक्स तो है ही, ठीक है, और लुक्स और से ये भी है, देखो और वहाँ। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है हमारा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों स्टेटमेंट हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शिक्षार्थी के अनुभवों का उपयोग करना शिक्षार्थी केंद्रित सामाजिक विज्ञान कक्षा की विशेषताओं में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस विशेषताओं का वर्णन करता है? अब इसमें क्या हमें इसमें बताया गया कि जो छात्र हैं वहाँ छात्रों के अनुभवों का उपयोग करते हुए सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में, ठीक है, हमें बताना है, क्या बताना है, समझाना है। तो उसमें क्या होगा देखो, जब आप कृषि में शामिल प्रक्रियाओं पर पढ़ाते हैं, मतलब हमारा जो एग्रीकल्चर चैप्टर है उसे हम जब पढ़ा रहे होते हैं, तो आप उन छात्रों से जिन्होंने उन प्रक्रियाओं को देखा है, मतलब एग्रीकल्चर करते हुए देखा है, उनका वर्णन करने को लिए कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, अनुभव पर बेस्ड है, मतलब एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 हमारा राइट है। जब आप भारत के स्वतंत्रताओं सेनानियों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप छात्रों से उनके राज्य क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पता लगाने के लिए कह सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है ना, बच्चों का एक्सपीरियंस तो है नहीं, इसमें ये पूछा गया कि अनुभवों के उपयोग करना है, तो अनुभव इसमें उपयोग होगा नहीं, इसमें तो वो जाकर पूछेंगे, इसमें तो कोई अनुभव नहीं है। अनुभव मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस कब मिलता है आपको? जब आप किसी भी काम में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे स्वतंत्रता सेनानी उसमें क्या होंगे, स्वतंत्रता संग्राम में इन्वॉल्व होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि हम सामाजिक विज्ञान की विवेचना शिक्षा शास्त्र के बारे में बात करते हैं तो एक शिक्षक के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपनी कक्षा में पूछ सकते हैं? यदि जंगल में नहीं होंगे तो धरती कैसी होगी? यदि जंगल ही नहीं होंगे, सॉरी मैं बोल दिया, यदि जंगल ही नहीं होंगे तो धरती कैसी होगी, पूछ सकते हैं सामाजिक विज्ञान के उसमें क्लास में हम। क्या वनों की कटाई के बिना बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने का कोई तरीका है? अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा 1। ऑप्शन नंबर इसमें जो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 3rd राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे हैं सौरमंडल, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह कथन एक डैश है, प्रकृति नियम है या तथ्य है? तथ्य मतलब फैक्ट है भाई, फैक्ट है कि सौरमंडल में सबसे जो बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति है, तो ये तो फैक्ट हो गया ना। तो स्टेटमेंट 2 हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट 2 राइट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा 2 राइट होगा, केवल 2 राइट है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि बच्चों को जानकारी का पता लगाने तथा एकत्रित करने के लिए माता पिता, बड़ों और समुदायों के सदस्यों से बात करने के लिए प्रोत्साहित करती है? देखो अब इसमें क्या है ना कि बच्चों को क्या करना है, अपने बड़ों से पूछना है, उससे बात करना है। तो इसमें क्या होगा ना कि बड़ों से पूछने की, जब वे बच्चे थे तो कौन से खेल खेलते थे, तो इसमें क्या होगा, बच्चे जाएगा अपने माता पिता से इंटरेक्शन करेगा। फिर उसके बाद अपने दादा दादी से पूछना कि जब वो 8-9 साल के थे तब वो कहाँ रहते थे, ठीक है। तो ये भी उससे क्या होगा, बच्चे जाएंगे वहाँ पे पढ़ें, पूछेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए क्या होगा, गतिविधि एक्टिविटी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। खो खो, कबड्डी जैसे खेलों में जगह का सही ढंग से उपयोग करने के लिए, अब देखो उसमें क्या है, जगह का सही से ढंग से उपयोग करने के लिए यहाँ पर देखते हैं हम, अवेयरनेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस,
ठीक है। स्पेस का, जगह का सही जगह से उपयोग करने की जानकारी तथा समझ होनी चाहिए, ज़रूरी है। इस कथन वास्तविक जीवन परिस्थिति में डैश की भूमिका को दर्शाता है। अब हमें क्या करना है ना, खो खो, कबड्डी, इस सब के लिए जगह चाहिए। तो जगह के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे देखेंगे कि इतना जगह क्या होगा हमारा, खो खो के लिए हो जाएगा, कबड्डी का होगा, तो मतलब मैथ का प्रयोग करेंगे हम वहाँ पर। ठीक है, तो मैथ हमारा, गणित हमारा इसमें क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।